लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस विधि में प्रत्येक व्यावसायिक लेन-देन का लेखा पुस्तकों में 2 स्थानों पर लिखा जाता है। एक स्थान पर इसे डेबिट किया जाता है, दूसरे स्थान पर इसे क्रेडिट के रूप में लिखा जाता है। डेबिट और क्रेडिट पक्षों का योग सदैव बराबर होता है। यह विधि सर्वाधिक प्रचलित है। लेखांकन अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। संपूर्ण विश्व में लगभग एक समान नियम प्रयोग किए जाते हैं। फिर सम विच्छेद बिंदु क्या है? विक्रय की ऐसी मात्रा जहां व्यापार की सभी लागतें विक्रय मूल्य से पूरी हो जाती हैं, उसे सम विच्छेद बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु पर लाभ या हानि शून्य होता है। नीचे विक्रय होने पर हानि होती है, इससे ऊपर विक्रय होने पर लाभप्रद होता है। फिर सामाजिक लेखांकन के 4 उद्देश्य। तो प्रशासन में जनता की भागीदारी। फिर है सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, जनता को शिकायतों के लिए मंच प्रदान करना, जनता को जागरूक करना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। फिर निष्पादन अंकेक्षण में 3E सिद्धांत क्या है? तो 3E सिद्धांत है इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस यानी मितव्ययता, दक्षता और प्रभावपूर्णता। फिर उत्तरदायी लेखांकन के कोई 4 लाभ बताइए। तो कमजोर क्षेत्रों की पहचान की जाती है, सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है, व्यवसाय की लाभदायकता को बढ़ा सकता है और व्यवसाय के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। फिर रोकड़ प्रवाह विश्लेषण पर लघु लेख। तो नकद व्यवसाय के लिए संवेदनशील संपत्ति होता है, इसलिए सघन नियंत्रण की आवश्यकता होती है। रोकड़ प्रवाह को विश्लेषण करने के लिए रोकड़ प्रवाह विश्लेषण बनाया जाता है। रोकड़ का आना आंतरिक प्रवाह कहलाता है, रोकड़ का जाना बाहरी प्रवाह कहलाता है। वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह होता है, जैसे कि ऋण और पूंजी। फिर निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह होता है, जैसे कि संपत्ति संबंधी पूंजी। फिर परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह, जिसमें मुख्य व्यावसायिक क्रियाएं आती हैं। फिर अंकेक्षण की सीमाएं। तो अंकेक्षण की कुछ सीमाएं, जैसे अंकेक्षक की निजी राय मात्र होती है और एक ही विषय ही पर निजी राय अलग-अलग हो सकती है। अंकेक्षण प्रमाणन नहीं, अर्थात अंकेक्षण के बाद भी त्रुटियां हो सकती हैं। फिर अंकेक्षण की स्वतंत्रता या निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। अंकेक्षक सामान्यतः सारांश के रूप में जांच करते हैं, इसलिए अधिकांश लेन-देन बिना जांच के रह जाते हैं। अंकेक्षक सभी विषयों का विशेषज्ञ हो, यह आवश्यक नहीं। अंकेक्षक से भी त्रुटियां हो सकती है और सामान्यतः अंकेक्षक वित्तीय पहलुओं पर अधिक ध्यान देते हैं, अर्थात गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। फिर है लेखांकन के चरणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला होता है अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग, दूसरा होता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, फिर होता है संक्षिप्तीकरण और फिर होता है प्रस्तुतिकरण। तो पहला होता है अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण और प्रस्तुतिकरण। फिर है परिवर्तनशील लागत स्थायी लागत से किस प्रकार भिन्न है? परिवर्तनशील लागत ऐसी लागत है जो विक्रय या उत्पादन की प्रत्येक इकाई के साथ परिवर्तित होती है, जैसे कच्चा माल। तो ऐसी लागत जो विक्रय या उत्पादन के प्रत्येक इकाई के साथ परिवर्तित होती है। फिर स्थायी लागत ऐसी लागत जो उत्पादन व विक्रय के मात्रा से प्रभावित नहीं होती। यह अर्थात विक्रय के सभी स्तर पर समान रहती है, जैसे किराया। फिर है निष्पादन बजट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो यह बजट सामान्यतः सरकार या मंत्रालय के स्तर पर प्रयोग किया जाता है। कौन सा? निष्पादन बजट। और इस बजट में आवंटित संसाधनों की अपेक्षित भौतिक परिणामों से तुलना की जाती है। भारत में विभाग मंत्रालय द्वारा आउटकम बजट बनाया जाता है, जिसमें आवंटित संसाधनों और किए गए कार्यों की तुलना करते हैं। विभिन्न आउटकम बजट को मिलाकर सरकार के स्तर पर तैयार किया जा गया बजट निष्पादन बजट कहलाता है। तो विभिन्न आउटकम बजट को मिलाकर सरकार के स्तर पर किया गया बजट निष्पादन बजट कहलाता है। फिर बाहरी अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षण किस प्रकार से भिन्न है? तो बाहरी अंकेक्षण ये वैधानिक अंकेक्षण है और आंतरिक अंकेक्षण ऐच्छिक अंकेक्षण है। बाहरी अंकेक्षण किसी स्वतंत्र निष्पक्ष बाहरी पेशेवर व्यक्ति द्वारा किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण यह
अंकेक्षण कंपनी के कर्मचारियों, भूतपूर्व कर्मचारियों या किसी पेशेवर व्यक्ति द्वारा किया जाता है। फिर आंतरिक का इसका मुख्य उद्देश्य होता है, नहीं, बाहरी का मुख्य उद्देश्य होता है वित्तीय विवरणों की सत्यता और उचितता का जानना। यह किसी कानून के अंतर्गत आवश्यक होता है, जैसे भारत में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। पर आंतरिक में इसका उद्देश्य व्यवसाय की आंतरिक नीतियों और नियमों के अनुपालन की जांच करना। फिर बाहरी में कंपनी अंकेक्षक की रिपोर्ट अंशधारियों स्वामियों को दी जाती है, पर आंतरिक में अंकेक्षण की रिपोर्ट प्रबंधकों या निदेशक मंडल को दी जाती है। फिर कोष प्रवाह विश्लेषण क्या है? तो कोष प्रवाह विश्लेषण है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, यानी कि केवल नगद लेन देनों का विश्लेषण करता है। तो कोष प्रवाह विश्लेषण है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, केवल नगद लेन देनों का विश्लेषण करता है, अर्थात गैर नगद लेन देन विश्लेषण से छूट जाते हैं। अतः नगद और गैर नगद सभी लोन देनों को शामिल करते हुए कोष प्रवाह विश्लेषण बनाया जाता है। तो ये कह रहा है कि कोष प्रवाह विश्लेषण क्या है? तो ये कह रहा है कि जो रोकड़ प्रवाह विश्लेषण होता है ना, उसमें केवल लेन देन का विश्लेषण होता है। तो उससे क्या है, गैर नगद लेन देन विश्लेषण से छूट जाते हैं। अतः नगद और गैर नगद दोनों शामिल करना ही क्या है, कोष प्रवाह विश्लेषण है। फिर क्या है, उत्तरदायित्व लेखांकन क्या है? तो इसका उद्देश्य चुनौती और इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो यह प्रबंधन लेखांकन की एक विधि है। इस विधि में व्यवसाय की सभी क्रियाओं को अलग अलग उत्तरदायित्व केंद्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को जिम्मेदार बनाया जाता है। एक अवधि के बाद इन लक्ष्यों की तुलना वास्तविक परिणामों से की जाती है और विचलन पाए जाने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। उत्तरदायित्व केंद्र मुख्य 4 प्रकार के होते हैं: लागत केंद्र, लाभ केंद्र, विनियोग केंद्र और आगम केंद्र, यानी कि रेवेन्यू। फिर उद्देश्य क्या है? कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना, व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करना, व्यवसाय की उत्पादकता में सुधार करना, व्यवसाय का लाभ बढ़ाना और भविष्य के लिए बेहतर रणनीति बनाना। पर कमियां क्या है? जटिल प्रणाली है, लागू करना कठिन है, लागू करने की लागत अधिक है और हर व्यवसाय में लागू नहीं किया जा सकता। फिर अंकेक्षण रिपोर्ट क्या होती है और इसके प्रमुख प्रकारों की टिप्पणी कीजिए। तो अंकेक्षण रिपोर्ट एक माध्यम है जिसके द्वारा अंकेक्षक अपनी राय प्रकट करता है। सामान्यतः रिपोर्ट नियुक्त करने वाले अधिकारी को सौंपी जाती है। अंकेक्षण रिपोर्ट निम्न प्रकार की हो सकती है: क्लीन रिपोर्ट, यदि अंकेक्षण की राय में लेखा पुस्तकों में सभी सूचनाएं सत्य और उचित हो तो। फिर है एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट, यदि अंकेक्षण की राय में वित्तीय विवरणों में जानकारी असत्य और अनुचित हो तो इस रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर एक होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट, तो यह सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामान्य रिपोर्ट है, जिसमें अंकेक्षक के अनुसार कुछ सूचनाओं को छोड़कर सभी शेष सूचनाएं सत्य और उचित हैं। फिर है डिस्क्लेमर रिपोर्ट, यदि अंकेक्षण को उसकी जांच के लिए पर्याप्त सूचनाएं या दस्तावेज उपलब्ध न करवाए जाएं तो वह सूचनाओं के अभाव में अपनी राय प्रकट करने में असमर्थ व्यक्त करता है, जिसके लिए इस रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यह कौन कौन सी रिपोर्ट होती है? 4: क्लीन रिपोर्ट, एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट और डिस्क्लेमर रिपोर्ट। फिर है शून्य आधारित बजटिंग के कोई लाभ बताइए। तो उचित संसाधन आवंटन, फिर लाभोन्मुख होती है, फिर बाजार संवेदनशील होती है, विभागों के बीच बेहतर समन्वय, फिर तर्क संगत निर्णय लेना, बेहतर फीडबैक लूप और गैर लाभकारी तत्वों का उन्मूलन। फिर है संवेदनशील बिंदु को परिभाषित करें और इसका महत्व बताएं। तो संविच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिसके बाद लाभ का सर्जन शुरू होता है। संविच्छेद बिंदु पर ना तो लाभ होता है ना हानि की स्थिति होती है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। अब इसका महत्व क्या है? इष्टतम स्तरों की पहचान की जाती है, भविष्य की भविष्यवाणी की जाती है और बेहतर लागत नियंत्रण किया जाता है। फिर है लेखांकन में पारंपरिक लेखा प्रणाली और दोहरी लेखा प्रणाली में अंतर, तो ये तो अपन ने देख लिया है। फिर है अगला, तो व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस? प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है? तो प्रवृत्ति विश्लेषण वित्तीय विवरण विश्लेषण की एक चित्रात्मक तकनीक है। इसका प्रयोग एक साथ कई वर्षों के आंकड़ों की श्रृंखला को एक साथ विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इस अवधि में विभिन्न आंकड़ों में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति
दर्शाई जाती है। इस विधि में आंकड़ों में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई जाती है, जैसे जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में आने वाले परिवर्तन का विश्लेषण। तो क्या है, ये चित्रात्मक तकनीक है, इसका प्रयोग एक साथ कई वर्षों के आंकड़ों की श्रृंखला को एक साथ विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। विधि में आंकड़ों के घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति दिशाई दिखाई जाती है, और जैसे कि जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में आने वाला परिवर्तन। फिर है सामाजिक लेखांकन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवसाय अपनी आर्थिक क्रियाओं के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का विश्लेषण करता है तथा विभिन्न हितधारियों को सूचित करता है, और इसे गैर वित्तीय लेखांकन या सामाजिक रिपोर्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गैर वित्तीय लेखांकन है, लेखांकन तो है पर वित्तीय नहीं है, ठीक है, सामाजिक है। फिर निष्पादन बजट के क्या लाभ है? तो बजट निर्माण में पारदर्शिता आती है, प्रत्येक व्यय का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, और विभागों की कार्य कुशलता सुधरती है, कोष आवंटन सरल हो जाती है। फिर उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम बताइए। लागत केंद्र, लाभ केंद्र, निवेश केंद्र। फिर सरकारी अंकेक्षण की आवश्यकता बताइए। तो सरकार द्वारा प्रशासनिक व कल्याणकारी कार्यों के लिए करदाताओं जनताओं के धनों का प्रयोग किया जाता है, अतः सरकारी खर्चों में पारदर्शिता लाने और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। अतः सरकारी अंकेक्षण आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जनता का धन कुशलता और मितव्ययिता के साथ उपयोग किया जा रहा है या नहीं। फिर अंकेक्षण को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। अंकेक्षण किसी संस्था के वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच है, जिसके द्वारा अंकेक्षण अपनी राय प्रकट करता है कि वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना सत्य है या नहीं है। फिर इसके मुख्य उद्देश्य हैं वित्तीय योजनाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करना, छल कपट की अनियमितताओं का पता लगाना, त्रुटियों का पता लगाना, कानून की पालना सुनिश्चित करना, और कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना। फिर तुलनात्मक और सामान्यकार वित्तीय विवरण विश्लेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तुलनाकार में तो ये एक क्षैतिज विश्लेषण है जिसका प्रयोग एक से अधिक वर्षों के आंकड़ों या एक से अधिक संस्थाओं के आंकड़ों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। आंकड़ों की तुलना करके प्राप्त अंतर का विश्लेषण किया जाता है। और समान आकार वित्तीय विश्लेषण ये लंबवत विश्लेषण का उदाहरण है, जिसका प्रयोग एक संस्था के एक ही वर्ष में आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। विवरण किसी एक आंकड़े को आधार मानकर अन्य सभी को उसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।